अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ और मुझे कहते हैं सुहाग। आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। मेरे प्रोग्राम में वार्म वेलकम वो इसलिए क्योंकि जब हम रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं तो यकीनन प्रोग्राम करने से पहले उसको प्लान कर रहे होते हैं, और पिछले प्रोग्राम जो मंडे से ऑनवर्ड हम करते हैं उसका फीडबैक जो सोशल मीडिया पर मुझे आता है वो मुझे हमेशा बहुत अप्रिशिएट करता है, हमें बताता है कि हमने आगे किस तरह के सब्जेक्ट को डिस्कस करना है प्रोग्राम में, किस टॉपिक पर बात करनी है। और चूँकि आजकल आप ये देखते हैं कि इस बात पर बड़ी बात भी की जाती है कि आजकल हर चीज़ का हमने कोई डे बना लिया है, फॉर एग्जांपल मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर डे, टीचर्स डे और समथिंग लाइक। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो में बात करें तो इस पूरे वीक में कम से कम अगर मंथ की बात की जाए, चूँकि अक्टूबर का मंथ है तो हम वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर डे जो है वो मनाते हैं 8 अक्टूबर को। उसके अलावा भी दिन की मुनासबत से काफ़ी सारे ऐसे डेज होते हैं जो कि हम एफिलिएट कर देते हैं कि इस चीज़ को रिकॉल किया जाएगा, ये इस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली ज़्यादा बात की जाएगी। तो रिसेंटली हमने वर्ल्ड हार्ट डे मनाया। उसके बाद अगर आज के दिन की बात की जाए तो अक्टूबर की इस दिन की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है वर्ल्ड कॉटन डे के हवाले से। कपास की काश्त के एतबार से पाकिस्तान एक ज़माने में पूरी दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क था। माशी एतबार से अगर हम रीढ़ की हड्डी कहें कपास की काश्त को तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, और मैं इस चीज़ के बड़े हक में हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि जहाँ पर हमें इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम नहीं मिलता कि हम इस चीज़ को याद करें कि कौन सी चीज़ की क्या अहमियत और क्या अफादियत है, तो ये जो दिन एफिलिएट किए गए हैं इससे हमें आसानी होती है कि हम तो चले प्रोग्राम करते हैं। अगर आपकी नज़र से ये प्रोग्राम गुजरा होगा तो आपको इन चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आज वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है। तो कपास की काश्त की क्या क्या अफादियत है, अगर आज भी बात की जाए तो पाकिस्तान ज़्यादा नहीं कुछ 6 से 7वें नंबर पर आज भी मौजूद है। लेकिन ये ग्राफ किस तरह से नीचे आया है, किस तरह से हमने अपनी माशी सूरत हाल को मज़ीद बेहतर करने के लिए काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पोजीशन पर नहीं आ सके जो कि हमने छोड़ी। वैसे अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अगर हम बड़ी ऐसी आलमी ताकतों को देखें जिसको हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, तो उसके बाद सेकेंड नंबर पर पाकिस्तान का आना एक बड़ी ऐसी बात थी जिसने हमें आलमी सतह पर काफ़ी मजबूत रखा था हर एतबार से, इंडस्ट्री के एतबार से ख़ास तौर पे। लेकिन अगर दरामदाद या बरामदाद की बात की जाए तो चूँकि मैं कल कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, कुछ आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरे, तो मैंने ये देखा कि अगर कोविड-19 की सूरत में भी देखा जाए तो पाकिस्तान में बरामदाद ख़ासतौर पर कपास से मुंसलिक जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं उसमें फ़ायदा भी हुआ है और उसमें हमें इंक्रीमेंट भी नज़र आया है। ये इंक्रीज़ जो कोविड-19 में, चूँकि अगर ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो हर चीज़ डिक्रीज़ हुई है, लेकिन पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर हमने ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखा है। तो ये सिचुएशन, टेक्निकलिटीज़ इसमें क्या है, इस पर हम डिटेल में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ और आपसे भी कहती हूँ कि आप भी इस चीज़ को देखें कि अगर किसी दिन को किसी चीज़ से एफिलिएट किया गया है तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ज़्यादा नहीं तो हमसे इस चीज़ के बारे में कुछ शेयर करें। इफ़ यू नो अबाउट एनीथिंग कि कपास की काश्त पाकिस्तान में किस तरह से होनी चाहिए, आपके काइंड सजेशन क्या है, उसको भी प्रोग्राम में हम यकीनन शामिल करेंगे। और इस पर डिटेल में बात करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं वो है डॉक्टर सगीर अहमद, डायरेक्टर है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के। उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर कहिएगा ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम देखें तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये कहने की कोशिश की है कि अगर हम रीढ़ की हड्डी के कपास की काश्त को पाकिस्तान में माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए तो कतई तौर पर यह गलत नहीं होगा, लेकिन एक ज़माने में चूँकि हमने अगर पूरी दुनिया में सेकेंड पोजीशन ली इस एतबार से कि दूसरा बड़ा मुल्क कपास की काश्त में था वो पाकिस्तान था, आज भी ये ग्राफ थोड़ा नीचे गया है, 7वें नंबर पर हम हैं। आपको क्या लगता है कि दरामदाद बरामदाद हर चीज़ को मलूज़े खातिर रखते हुए क्यों ये ग्राफ नीचे गया है, उसको मजीद बेहतर करने के लिए आपके काइंड सजेशंस क्या हैं? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये है कि ये जो है ना आज का जो कपास का आलमी दिन है, जी जी, इसके मौके पर मैं सबको बात पेश करता हूँ। ये जो दिन है एक्चुअली ये कमेमोरेट किया जा रहा है कि 4 अफ्रीकी ममालिक थे, बर्किना फासो, चाद, माली और बेनिन, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली से दरखास्त की थी कि इसको जो है मंजूर किया जाए और इस कमोडिटी को कॉटन जो है इसको कमोडिटी ऐसी है इसको इंटरनेशनल सतह पर या आलमी सतह पर एक जिन्स के तौर पर रोशन कराया जाए और इसकी अहमियत को उजागर करना। फिर जो इसके जो है इम्पोर्टेंट है जो वाहिद खराब है जिससे हम रेशा भी लेते हैं, कपड़ा बनाते हैं और साथ साथ खुराक भी ले आते हैं।
और इसके साथ साथ कि एम्प्लॉयमेंट का दुनिया में वाहिद जरिया है, यानी एक तरह से 4 से 5 लोगों को आपको रोजगार मिलता है। और पाकिस्तान में अगर देखा है तो 40% जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स की कॉटन ही है। तो यानी आप ये देखें कि कॉटन पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। और अगर ये देखा जाए 60% हम जो है ना फॉरेन चेंज इसी से हासिल कर रहे हैं। अब जो है कुछ सालों के बाद क्लाइमेट चेंज है, आप सही कह रही हैं कि क्लाइमेट चेंज है। तो हमने 2011-12 में 1 करोड़ और 48 लाख ग्रांट पैदा की, लेकिन उसके बाद 2014 तक तो हम स्टेबल कुछ रहे। लेकिन उसके बाद क्लाइमेट चेंज के साथ जो है ना वो हमारे झटका लगा और उससे 2 चीजें अहम नजर आई। एक हमारा डिजीज जो है थी और उसमें पेस्ट का अटैक था और टेम्परेचर का इजाफा, ये 3 चीजें थी। तो अब माशाल्लाह इस साल जो है हमने जो कोशिश की है, रिसर्च की है मुख्तलिफ इदारों ने, तो उसकी नतीजे में हमें ऐसी वैराइटीज बनानी है जो क्लाइमेट को सूट करती हैं। और साथ हमने IPM प्रोग्राम इस साल लॉन्च किया है जनूबी पंजाब में, और ये पूरे पाकिस्तान में अगले साल चलेगा। इससे क्या हुआ है, इससे तो देखे ना तो लोग शिफ्ट हो गए थे दूसरी क्रॉप्स की तरफ। तो क्यों होते, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा थी, मेज में ज्यादा थी, शुगर केन में ज्यादा थी, राइस में ज्यादा थी। अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। आप देखें 6000 का रेट, एक मैं आपको बताता चलूं कि 114 सेंट पर पाउंड अब आज की कीमत है, जो कि हाईएस्ट है 2011-12 के बाद। तो अब 15,000 16,000 तो लिंट की कीमत है, तो फुट्टी की कीमत तो 6,000 6,500 बढ़ रही है। तो वो बढ़ा, और ये ऐसी क्रॉप है जो वैल्यू चेन बहुत ज्यादा है, जिसमें फ्यूल भी इस्तेमाल होता है, जिसमें फाइबर भी इस्तेमाल होता है, जिसमें रोजगार भी है, वीविंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। सो ये बड़ी लॉन्ग वैल्यू चेन है। सो इस दफा हमने IPM प्रोग्राम की बदौलत हमने जो लगाए 120 प्लांट्स लगाए हैं। और आपको वो अंदाजा या बड़े तो हैरानी होगी कि हमारी नेशनल पैदावार इस दफा जो है वो तकरीबन 23 मन है, लेकिन पंजाब की पैदावार जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो 20 से 22 मन है। लेकिन जिन इन IPM प्लांट्स की जो है वो हम जो कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं यील्ड फी एकड़, वो 40 मन है। तो इसका मतलब ये है कि क्या नाम है कि मैनेजमेंट बड़ा अहम रोल अदा करती है। और इसमें पेस्टिसाइड का यूज हमने कम किया है, और साथ साथ जो है फर्टिलाइजर का यूज, बैलेंस यूज। तो पेस्टिसाइड का यूज ज्यादा और ये एनवायरमेंट को भी खराब कर रहा था, इसको हमने कम किया है। और साथ साथ लोगों को आगाही किया है। इस तरह बड़ा एक जॉइंट प्रोग्राम हमने चलाया है, एक्सटेंशन को लेकर, रिसर्च को लेकर, और दूसरे जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, तो साथ लेकर एक बड़ी एक्टिव एक्टिविटी हमने क्रिएट की है। इसकी वजह से इस सब हमारी, अगर आपकी आज फिगर देख लें जो अक्टूबर में आई है, जब हम अक्टूबर में, तो पाकिस्तान की जो है वो आप देख लें कि उसमें 38,46,863 है, और जो कि पिछले साल से 19,70,000 थी, जो 101 से ज्यादा है। और पंजाब की स्थिति देख लें तो 14,99,575 है। तो वो जो पिछले 7,36,000 थी, तो 103% इजाफा। अगर पाकिस्तान देश का देखें तो हमारा 100% जो है ना प्रोडक्शन इस लेकिन अभी फिर मैं समझता हूँ कि शेक प्रोडक्शन जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है उससे भी कम है। ये आपको जरा ये चीज अपना देखना चाहिए कि उसकी वजह ये है, मेरे मुताबिक जो हमारा ग्राउंड सर्वे किया है, हमारी 15 लाख बेल्स और आनी चाहिए थी। यानी अगर आज 38 लाख बेल्स है तो ये शुड बी 53 लाख बेल्स। Exactly. आपने इतना जबरदस्त तरीके से इसको एलेबोरेट किया, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू एट ऑल, बट मेरा एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। आपने बहुत खूबसूरती से इसको बयान करने की कोशिश की कि किस तरह से ग्राफ और बरामदात की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हमने इस ग्राफ को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर जाते देखा है। लेकिन पाकिस्तान की 70% से ज्यादा आबादी जो है वो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। इसके अलावा आपने कहा जहाँ पर अप्रिशिएट करना है, क्रेडिट देना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कपास के बीज की बात करें तो हमारे साइंसदानों ने वर्ल्ड बेस्ट बीज इस एतबार से बनाए हैं, और ये मार्केट में क्रेडिट भी है और इसको हमें ऑन भी करना चाहिए। इस सारे सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद आपको किस तरह से लगता है कि ग्राफ अब ग्रेजुअली ऊपर जाएगा और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी यानी ज़राअत जो है और कपास की काश्त की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इससे माशी सूरत हाल कितनी देर तक बेहतर हो सकती है? बिकॉज कोविड की वजह से डेफिशिएंसी आई है, हमने उसको भी कवर करना है। तो आप कितने पॉजिटिव है इस बारे में?
कि आप देखें ना, कल की एक रिपोर्ट जो है छपी है इनकी जो है ना, उसमें मुझे कहते हैं हमारा ग्रोथ रेट 5% हो रहा है, उसमें मेन सेक्टर जो है कॉटन की जो है रिवाइवल है, कॉटन की प्रोडक्शन है। हाँ ये तो ग्रोथ रेट में जिस एक बात याद रखें कि कपास जो है पाकिस्तान के मईशत का इन्हसार कपास की उस पर है, प्रोडक्टिविटी पर है। अगर इसकी जब भी जाएगी तो ऊपर जाएगी, और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि अगले साल देखें, मैंने पूरे पंजाब का चित्र लगाया और मैं सिंध भी, मेरे वाकिफकार हैं, काफी किसान हैं, तो मुझे 33 साल हुए हैं कपास के साथ। सही, मुझे आई नो द अप्स एंड डाउन, सो आई सेड 4 महीने पहले मैंने कहा था कि ये कपास का रिवाइवल का साल होगा, और उसमें क्वालिटी की बीज का बेहतर होना, हुकूमत के स्पोर्ट प्राइस का अनाउंस करना, और क्योंकि हुकूमत के बगैर आप ये नहीं कह सकते क्या हुकूमत की अगर ऊपर वो ना हो, छत ना हो, उसका हाथ ना हो, तो फिर आप कोई नहीं कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते। तो बीज भी आए, 33 वैरायटी सिस्टम आपने बनाई है जो अप्रूव हुई है पंजाब से काउंसिल से, और वो ऐसी हैं क्लाइमेट को भी रजिस्टर करती है, जो हमारा पिंक बोलवॉर्म है उसको भी इशू करेंगी, और साथ साथ ग्लाइफोसेट रजिस्ट्रेशन भी है। सो हम एक और स्टेप आगे जाना चाह रहे हैं। हम चाइना के साथ मिलकर CPEC के अंदर हम एक एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान पर। तो वो तमीर तो हमारी मुकम्मल हो गई है, अब उस वहाँ एक्सपर्टीज और हमारा इक्विपमेंट जो है ना वो आना है, तो उसके लिए मैं बड़ा होपफुल हूँ कि रिवाइवल होगी और इंशाल्लाह ये बूम आएगा। आपके साथ साथ हम भी बहुत होपफुल हैं, ये रिवाइवल का साल अगर आप इसे कह रहे हैं तो इंशाल्लाह आप और हम मिलकर पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें, इसी पॉजिटिविटी के साथ तो इंशाल्लाह तब्दीली और बेहतरी ज़रूर आएगी। डॉक्टर सगीर अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर, आपने अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। डायरेक्टर थे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के। डिटेल में हमने इस हवाले से बात करने की कोशिश की है कि अगर हम इसे रिवाइवल का साल कहें तो कतई तौर पर गलत नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने इलेबोरेट की हैं उसी से इंडस्ट्री में बेहतरी आ सकती है। इंडस्ट्री में बेहतरी आएगी तो अल्टीमेटली हमारी माशी सूरत हाल बेहतर होगी। इसके अलावा अगर प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की बात करें तो बात करेंगे बदलती सूरत हाल यानी बदलते मौसम की, लेकिन उसके लिए हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। हम वापस आएंगे, आप देखते रहिएगा गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड, सोहाब की तरफ से और लाहौर की पूरी टीम की तरफ से। आपको चूँकि वीकेंड करीब है तो आप ये कोशिश करें कि कुछ इस तरह से प्लान करें कि कोविड-19 की सूरत हाल को मद्देनजर रख कर ही आप जहाँ भी जाएँ एहतियात ज़रूर करें। अच्छा, हम कोविड-19 की बात करते हैं। प्रोग्राम में किसी भी एंगल से कोई भी टॉपिक लो ना तो कहीं ना कहीं से बात कोविड-19 से जुड़ जाती है, बिकॉज हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो अब कोविड-19 से जुड़ चुकी हैं। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो कोविड-19 से रिकवर्ड पेशेंट या कोविड-19 से इफेक्टेड, या अगर करंटली सिचुएशन की बात की जाए, अब हमने देखा कि जब जहां पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी वबा से नबर्द आसमां है, तो वहां पर जो दीगर बीमारियां हैं उनको उस तरह से ये ज़माने से एड्रेस नहीं किया जा रहा था। ज़माना मतलब पिछले 2 साल से तो एटलीस्ट नहीं। डॉक्टर्स भी आपको ये सजेस्ट करते हैं ट्राई टू स्टे एट होम, घर पे रहे। अगर आपने कुछ मेडिसिन करनी है तो कोशिश करें कि टेली मेडिसिन के ज़रिए अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करें, अगर आपको कोई और बीमारी है तो। अनटिल अनलेस कोविड की सीवियर कंडीशन ना हो तो बहुत अरसे हम ये रोका गया, हमें बताया गया कि अस्पताल जाने से परहेज़ करें। लेकिन जो दीगर बीमारियाँ हैं, अगर हम मौसमी तगय्युरात की बात करें स्पेसिफिकली, तो चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, सितंबर में ख़ासतौर पर हमने देखा कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर अब एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे रीजंस है। बारिशें हुई, पानी खड़ा हुआ, लार्वा की अफजाइश हुई, डेंगू एक बार फिर से बहुत बुरी तरह फैल रहा है। डायरिया के बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, वायरल केसेस मैं देख रही हूँ। अगर नज़ला जुकाम खांसी या किसी ऐसी बीमारी की बात की जाए जिसे हम वायरल कहते हैं नॉर्मली, तो अब वो आपको ज़्यादा कंपैरेटिवली पिछले की निस्बत इस दफ़ा इफेक्ट कर रहा है। क्यों इफेक्ट कर रहा है? शायद हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, या इट्स अ काइंड ऑफ फोबिया कि हमें लगता है कि एक कोविड-19 जैसी वबा ने अगर सबको इतना मुतासर किया है तो वो हमारी विल इतनी कम हो गई है कि वो चीज़ जो पहले हमें इतनी बुरी इंटेंसिटी से इफेक्ट नहीं करती थी, अब उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से इफेक्ट करती है। तो इसको हमने आज डिटेल में बात करना है कि बदलते मौसम के साथ जो सूरत हाल है उसे कंट्रोल करने के लिए आपका इम्यून किस तरह से बेहतर होना चाहिए, आपने किस तरह से अपने आप को बचाना है। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ भी मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर अयूब बेग हमारे साथ मौजूद है, पल्मोनोलॉजिस्ट है,
डिटेल में हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे कि लोगों को एहतियात कैसे बरतनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं तूबा इदरीस इन्हें कहते हैं और ये माहिर ग़िज़ाइयत हैं। बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा आपको कोविड-19 जैसी वबा के साथ साथ बाकी चीज़ों से बचने के लिए और अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने के लिए। तो हम तूबा से इस हवाले से सजेशन लेंगे। तूबा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। तूबा आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर रहे थे सारी सूरत हाल में, चूँकि हम ब्रेक में भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि डेंगू और अगर डायरिया की बात की जाए तो ये इस तरह के वायरल इन्फेक्शन आबो हवा में उनके जरासीम ज़रा ज़्यादा हो गए हैं। और अगर हमारे इफेक्ट होने की बात करें तो कोविड-19 से रिकवर्ड मैक्सिमम पेशेंट है पाकिस्तान को, ये क्रेडिट भी है, काफ़ी लोग रिकवर भी हुए हैं। तो क्या हमारा इम्यून कमज़ोर हो गया है जिसकी वजह से ये अब वायरसेस और ये इस तरह के वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि हमारी आवाम की जो है ना, मैं ये कहूँगा अदाएँ जो है ना वो बड़ी अजीब सी हैं, जिसकी वजह से अगर कोई रहमत होती तो वो भी ज़हमत बन जाती है। इस वक्त जो है वो दो किस्म की वबाएँ ज़्यादा चल रही हैं। कोविड तो हो गया, अपनी जगह पर है। कोविड के बाद एक डेंगू है और दूसरा फ्लू है। जो डेंगू है उसके फैलने की वजह ये है कि पहले पिछले साल जो है वो सितंबर के महीने में इतनी बारिशें नहीं हुई थी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बारिशें नहीं हुई थी तो उसका नतीजा ये था कि स्मोक जल्दी आ गई थी और स्मोक की वजह से जो है ना वो दूसरी बीमारियां और फ्लू और वैसी स्मोक डायरेक्ट जो है ना हमारे फेफड़ों को नुकसान देती थी। इस दफ़ा अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, सितंबर के महीने में बारिशें हुई, लेकिन हमारा जो सीवरेज सिस्टम है या हमारे लोगों की आदतें ऐसी हैं कि वो किसी भी बीमारी का ख्याल नहीं करते। उनमें ये नहीं है कि बीमारी फैलने से पहले एहतियात कर ली जाए। ठीक। बीमारी फैलने से पहले अगर एहतियाती तदाबीर पे अमल कर लिया जाए तो उस बीमारी से बचा जा सकता है। हमारी आवाम का वो ये वतीरा बन गया है, आदत बन गई है कि बीमारी फैलने के बाद जो है वो फिर उसके लिए जो है ना वो उसके इलाज ढूंढते हैं, फिर शोर भी मचाते हैं और फिर मसाइल भी पैदा होते हैं। लाजमी बात है कि आबादी ज़्यादा है, वसाइल कम हैं, तो उसको सबको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब हम इस पॉलिसी पे अमल नहीं करते कि परहेज इलाज से बेहतर है। हम इलाज और एक्सट्रीम सिचुएशन पे जाने के बाद उसको डायग्नोज करते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना ये बड़ा क्रिटिकल सा प्रोसेस है। हमें कुछ थोड़ा सा भी इफेक्ट होता है तो हम उसे बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी वायरल का कहीं ना कहीं से आपको अपना बॉडी इंडेक्शन मिल रहा है या कोई ना कोई इंडिकेशन ऐसी मिल रही है आपको कि आपकी बॉडी पहले की तरह नहीं है। और ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने हर जगह इस चीज़ को कोट करने की कोशिश की है कि बड़ी ये अहम एक महीना है, एक अहम दिन इस महीने में आता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का। तो अपनी बॉडी में ज़रा सा अगर स्ट्रेस देखते हैं तो उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, उसको ख़ास तौर पर देखें, उसे उसकी तशख़ीस करने की कोशिश करें, जो कि हम नहीं करते। लेकिन अगर आज के मुनासबत से बात की जाए तो आज जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना है तो वो ये है कि अब ये वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। हर दूसरे बंदे को वायरल हो रहा है, वो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या बुखार हो। डेंगू बहुत आम हो गया है, डायरिया से बहुत सारे लोग वायरल इन्फेक्शन की वजह से परेशान हैं। अब ओवरऑल एक ही चीज़ हमें बचा सकती है, दवाई तो चलिए अलग बात है, एहतियात अलग बात है, हमारे ग़िज़ा, हमारी खुराक बड़ी अहम है इस चीज़ के लिए। अगर हमने किसी भी चीज़ से लड़ना है, वो कोविड हो या XYZ कोई भी बीमारी हो, हमारी खुराक किस तरह की होनी चाहिए? कोविड में ख़ास तौर पर हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो सबने का विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है और सबने विटामिन सी लेना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। तो खाली विटामिन सी नहीं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता, इसके साथ साथ अगर आप बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो खाली विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को अच्छा नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस्ड डाइट लें, आप यानी ऐसी फूड्स लें जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करें। आप इसके अंदर प्रोटीन रिच, जिस तरह अगर फीवर है, आपने जिस तरह कहा कफ़ है, तो इसके अंदर डिफरेंट कुछ होम रेमेडीज़ हैं कफ़ वगैरह के लिए। जो फीवर है उसके लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए ताकि आपके अंदर जो वीकनेस है उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, तो भाई इस हवाले से हमने कहा कि चले बात तो वही आ गई ना कि हमें कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है तो उसका हल ढूंढना शुरू कर देते हैं। उससे पहले जो एक लंबा अरसा हमने एहतियात करनी होती है, ख्याल रखना होता है, ओवरऑल सिर्फ इसलिए कि अल्लाह पाक ने हमें सेहत दी, चलो उसका ख्याल ही रख लो, वो हम नहीं करते। आम रूटीन में आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए अगर आपने किसी भी बीमारी से अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करना है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप अर्ली मॉर्निंग जो है आप बेसल सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम तुखमलंगा कहते हैं। वो पानी के अंदर आप 1 टेबलस्पून जो है वो लें। अदरवाइज़ अगर आपने ये नहीं लेना तो आप सुबह उठ के आप कोई एप्पल खा लें या कुछ नट्स ले लें, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ब्रेकफास्ट ऐसा करना है अपना कि आपने कुछ लोग डाइट कॉन्शियस
कॉन्शियस होते हैं तो वो सिर्फ कार्ब्स अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर देते हैं और सिर्फ प्रोटीन्स पे आ जाते हैं। यानी अच्छा, ये बहुत ट्रेंड है। तो मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये इतना ट्रेंड है इस बात का कि शायद इसकी वजह से भी लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। आप कीटो की बात कर लें, आप प्रोटीन डाइट की बात कर लें, कार्बन एक्सक्लूड करने की अगर आप बात करते हैं अपनी डाइट से, हम वो चीज़ें निकाल देते हैं जो हमारी बॉडी को वो चीज़ें, वो न्यूट्रिशंस दे रहे होते हैं जो कि हमें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। आप इनको एक्सक्लूड करके डाइट तो आप कर लेते हैं, फिर जब बीमारियाँ आप पे इफेक्ट करती हैं फिर आप क्या करते हैं? और फिर इसी तरह आप दोबारा बहुत जल्दी आप वेट भी बाकी आपका बाउंस बैक कर जाता है, बैक हो जाता है, क्योंकि इसकी ये रीज़न है। तो फिर बेहतर ये होता है कि अगर आप वैसे भी ब्रेकफास्ट के अंदर आप एक टोस्ट ले लें या ओट मील ले लें, उसके अलावा आप छोटी साइज़ की चपाती ले लें, साथ में ऑमलेट लें। ऑमलेट का इस्तेमाल या एग का इस्तेमाल ज़रूर ब्रेकफास्ट में करें। बहुत से लोग जो हैं अपने ब्रेकफास्ट के अंदर सालन और रोटी का इस्तेमाल करते हैं, तो सालन जो है वो आप बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये है कि आप मिड मॉर्निंग के अंदर अगर आपने सुबह फ्रूट नहीं लिया तो आप उस टाइम पे फ्रूट ले लें, अगर आपने सुबह नट्स नहीं लिए तो आप उस टाइम पे 6-7 नट्स ले लें। उसके बाद फिर आपका लंच आता है तो उसके अंदर सैलड इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनरल्स और वाइटामिन आपकी बॉडी को चाहिए जो आपके सिर्फ सैलड्स के थ्रू ही मिलेंगे। अच्छा, ये जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, अगर हम देखें ओवरऑल सिनेरियो को, तो ये चीज़ें हमारी बॉडी की, हमारी सेहत के लिए और बेहतरीन तवाज़ुन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जब भी किसी डाइट की बात आती है ना, सबसे पहले टिक मार्क करके एक्सक्लूड एक्सक्लूड एक्सक्लूड, तो बाकी इंक्लूड क्या करना है आपने अपनी डाइट में? और इस मिसकंसेप्शन को इस ब्रेक के बाद हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि डाइट करने का मतलब कतन ये नहीं होता कि सब कुछ खाना पीना छोड़ दें। डाइट करने का मतलब है कि आपने अच्छी डाइट कैसे लेनी है जो कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करे और बीमारियों से लड़ने की इम्यून आपके अंदर पैदा करे। हम काफ़ी दूर हो गए इन चीज़ों से, लेकिन चलिए आपको पास लेके जाते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। और कोशिश हम ये करते हैं कि प्रोग्राम में जब ब्रेक लें तो ब्रेक के बाद उस चीज़ को कंटिन्यू करें, इसका सवाल मैं आप लोगों के पास छोड़ कर जाती हूँ। तो आप लोगों ने यकीनन ब्रेक में इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचा होगा कि हम अगर अल्टीमेटली किसी भी चीज़ की बात करें या किसी भी एंगल से बात करें तो ग्राउंड रियलिटी यही बनती है कि आपका अहम किरदार क्या है, आपने कितना इस चीज़ को एड्रेस किया है, कि आपके तरीक़ाकार क्या है, आपकी ज़िंदगी गुजारने के क्या क्या असूल हैं जो आपने खुद ही बना लिए हैं कि सुबह नाश्ता नहीं करना, दोपहर को खाना कम खाना है, रात को हमने ये नहीं करना वो नहीं करना, जो जिंदगी गुजारने के असूल है। अच्छा, एक असूल बड़ा अहम है, सारी रात जागना है और सुबह फजर की नमाज पढ़ के सोना है। अगर हमने कुछ रूल्स अपनी सेहत को मजीद बेहतर करने के लिए खुद ही बना लिए हैं तो फिर उसके अल्टीमेटली साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो भी हमें डाइजेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि अल्टीमेटली किसी भी एंगल से देखा जाए ना, तो अगर हम बात करें मौसम की, बदलते मौसम की, तो अल्टीमेटली गलती हमारी होती है। तो किस तरह से आप ब्लेम करेंगे, किस तरह से कहना चाहिए हमें? देखिए, हमारे आवाम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा आवाम से कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। और मुझे ख़दशा है, अल्लाह ताला रहम करें कि ऐसा ना हो कि जिस तरह पोलियो दुनिया से ख़त्म हो गया था और पाकिस्तान में अभी तक मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना दुनिया से ख़त्म हो जाए और फिर पाकिस्तान में मौजूद रहे। उसका हमें इंतहाई ख़तरनाक नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो अभी आवाम जो है वो मास्क मत उतारे, मास्क पहन के रखे, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई है वैक्सीन कराएं अपनी। अच्छा, मास्क पहनने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो फ्लू है, असल में इसमें फ्लू ज़्यादा फैल रहा है कोरोना के बाद जो है, और उसकी वजह ये है कि कोरोना से हमारे लाजमी बात है, हमारी सांस की नालियाँ और फेफड़े मुतासर हुए हैं उससे। अब उसके बाद जो है वो कोरोना के बाद फ्लू का वायरस अटैक कर रहा है। उसमें भी है कि अगर हम मास्क पहनेंगे तो उस मास्क पहनने से अगर मुझे बीमारी है या मुझे फ्लू है तो कम से कम दूसरे लोगों को स्प्रेड नहीं करेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि किसी एक बंदे को या किसी एक उसको फ्लू होता है तो वो एहतियात नहीं करता और वो फिर एकदम वो वबा बन के जो है ना पूरे सोसाइटी में, माशरे में फैल जाती है, फिर उससे बचना मुश्किल होता है। अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि जब तक मरीज़ खुद मास्क नहीं पहनता उस वक्त तक अगर हेल्थ केयर वर्कर या दूसरे लोग मास्क पहनेंगे उनको इतना फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर सिर्फ वो लोग जिनको फ्लू हो रहा है वो सिर्फ एहतियात कर लें, मास्क पहन लें और ऐसी मकाम पे या ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे रश होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उससे जो बचत हो सकती है। लेकिन होता क्या है इस वक्त? होता यह है कि असल में हम सब एहतियात कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे घर में काम करने वाले वर्कर जो होते हैं, ख़वातीन काम करने आती हैं, अमूमन वो अपने साथ जरासीम लेके आती हैं और वो फिर सबको लगता है और वो सबको स्प्रेड करता है। अब माशरे का एक तबका अगर जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की एहतियात नहीं कर रहा, बाकी एहतियात कर रहे हैं, तो ये बीमारियाँ ऐसी अछूती बीमारियाँ हैं कि इनसे जो है वो बड़ा मुश्किल है जान छुड़ाना। इसी तरह
अब वही जो आपके घर में काम करने वाली खातून है, अगर उसको डेंगू हुआ है, वो आपके घर में काम करने आती है, मच्छर तो बहरहाल थोड़ी बहुत होती हैं घर के अंदर, अगर वो मच्छर उसको काटेगा तो मच्छर इन्फेक्ट हो जाएगा और वो मच्छर फिर आपको भी डेंगू करेगा। तो ये माशरे में सब लोगों को इसमें जो है वो एहतियात का मुजाहरा करना है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। जब सब लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तभी हमारी कुछ है ना वो बेहतरी का इम्कान है, वरना बेहतरी का इम्कान बहुत कम है। अच्छा, हम एहतियात की बात करें तो अल्टीमेटली एहतियात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो अगर हम ओवरऑल बात करें इस सारे सिनेरियो में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पुरानी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं डेंगू वायरस की, तो एहतियात तो आपको करनी चाहिए कि आपको बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो तो आपको फौरी तौर पर उसको एड्रेस करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्टेशन करनी चाहिए और टल मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम पुरानी बीमारियों की बात करें तो बाज़-औक़ात वो भी आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, मतलब वो जर्म्स आपके अंदर ही मौजूद होते हैं। पुरानी खांसी आजकल बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो चूँकि कोविड ने हमारे अल्टीमेटली फेफड़ों को ज़्यादा इफेक्ट किया है, तो ज़्यादातर हमें देखने में आता है कि लोगों की खांसी जो है वो काफ़ी देर तक चल रही है आफ्टर कोविड भी। इससे एहतियात के लिए या इससे हल के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्या करना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्टे एट होम? अच्छा, सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो एक तो आप रेस्ट करें और अपने आप के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप पानी तो इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ आप चिकन सूप इस्तेमाल करें। अब चिकन सूप के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो आपके जिनके अंदर अब ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल हैं, एंटी वायरल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी ऑक्सीडेंट। ये सारी फूड्स अब मैं जो जिक्र करूँगी उन सब के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसी फूड्स का कंजम्पशन करें। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो चिकन के अलावा आप इस तरह इस्तेमाल करें, वेजिटेबल सूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इतनी नहीं है जितनी कॉफ़ी के अंदर है। लोग कहते हैं कि टी जो है वो आपको डिहाइड्रेट कर देती है, लेकिन अगर आपकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो फिर वो टी आपको डिहाइड्रेट करेगी। अदरवाइज जो चाय के अंदर पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर आप मोर देन 5 कप्स ले रहे हैं एक दिन में चाय तो फिर आपके लिए डिहाइड्रेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं। अब जिस तरह आपने कफ की बात की है तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसी फूड्स इस्तेमाल करें जिनके अंदर म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टीज़ हों। जिस तरह के पाइनएप्पल जूस है, पाइनएप्पल के अंदर जो है ये आपके म्यूकस की जो थिक हो रहा होता है इसके सेल्स को ब्रेक कर देता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करता है कि जो आपकी फ्लैम है और ये जितना भी म्यूकस आपके कफिंग के थ्रू होता है, जो वेट कफ है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें और कुछ ऐसी फूड्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर आपके पास फ्रेश जूसेस हैं, लेकिन उसके अंदर फिर शुगर ऐड नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी फ्रूट जो है वो मीठा होता है। अगर आप उसके अंदर भी शुगर ऐड कर देंगे तो वो फ़ायदा नहीं है। शुगर आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। इसलिए आपने नमक का या तो बहुत कम इस्तेमाल करना है या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके साथ साथ आप प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें, कार्ब्स लें खिचड़ी की सूरत में कि अगर बहुत ज़्यादा कफ है किसी को तो वो खिचड़ी इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप जिंजर और गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी एंटी बैक्टीरियल एंटी, और आपने देखा हनी को हम कहते हैं कि एंटी बैक्टीरियल है। 12 माह से कम बच्चे को तो आप ये नहीं देना, लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में हनी ऐड कर लें, या फिर आप इसको वैसे ही आप 1-2 चम्मच ले सकते हैं अगर आपको कफ का प्रॉब्लम है। तो ये आपके ना सोर थ्रोट को भी बेहतर करेगा और एक सूदिंग सा इफेक्ट देता है आपको। इसके अलावा जी अच्छा, तो आपको पता है आप ये वो बातें करी हैं जो हमारे लिए करना कितना आसान है, लेकिन हम इस चीज़ को मतलब अगर हम ज़्यादा दूर ना देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका अपने घर का डॉक्टर या क्लिनिक जो है ना वो आपका अपना किचन होता है जी। मतलब अगर हमने किसी एंटीबायोटिक से बचना है, किसी दवाई से बचना है, किसी मर्ज से बचना है, तो हमें किचन का हल्के हल्के ना उसको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमें डेली खुराक का हिस्सा होना चाहिए। हम करौंची की बात करते हैं, हम अदरक लहसुन की बात करते हैं, हम अगर उसकी बात करें शहद की, आपने बड़े अच्छे से एलैबोरेट किया कि ये वो चीज़ें हैं जो कि ऐसे ही हमें फ्री में मिली हुई हैं और जो हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर हम इस खुराक का अहम हिस्सा या ज़रूरी हिस्सा बना लें तो आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियां वैसे ही से ठीक होने के करीब हो जाएगी। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट पुरानी खांसी के बारे में देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि बजाय जूस के मिल्क शेक का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दूध के साथ? हाँ, दूध के साथ जो है ना, चाहे केले का मिल्क शेक पिए, सेब का मिल्क शेक पिए, पाइनएप्पल का मिल्क शेक पिए, शेक इस्तेमाल करें बजाय जूस इस्तेमाल करने के। और दूसरी चीज़ यह है कि जो ग्रीन टी होती है उसमें जो है ना वो शहद डाल के पिए तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत अच्छा जो है ना ये आपका ड्रिंक भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ भी है। और कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, प्लीज़, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें। ये रिक्वेस्ट है मेरी कौम से, अगर चाहती है खांसी से बचना चाहती है, शुगर से बचना चाहती है, बीमारी से बचना चाहती है,
तो ये बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री है ना, इसी ने हमें जो है ना वो बीमार किया हुआ है। ये कोल्ड ड्रिंक सारी बंद कर। अच्छा, ये जो हम खांसी की बात कर रहे हैं ना, इसमें तूबा ने भी ऐड किया, डॉक्टर साहब ने भी ऐड किया है, बड़ा बहुत वक्त एम्बैरेसिंग हो जाता है, मुझे अपना माइक बंद कराना पड़ता है बिकॉज वो कफिंग हो रही होती है आपको। अब ये चलिए, ये तो इस तरह से कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं आपका वोकल एकदम खुलता है, आप ज्यादा बोलते हैं तो थोड़ी सी कफिंग आपको होती है, लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए तो डॉक्टर साहब ये बड़ी एक आम सिचुएशन है आजकल लोगों में, कोविड के बाद भी खासतौर पे उठते साथ सुबह आपको एक खुश्क खांसी होती है जो बहुत डिस्टर्ब करती है। उसकी वजह ये है कि इस मौसम में एलर्जी बढ़ जाती है, एक तो वजह ये है। ठीक। दूसरी वजह यह है कि कोविड के बाद आपकी सांस की नालियों की हसासियत बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत ज़्यादा नोट कर रहे हैं हम कि जिन लोगों को कोरोना होता है वो कोरोना से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनकी सांस की कफिंग की बहुत कंप्लेन है। उसके लिए जो है ना वो इनहेलर हम यूज़ कराते हैं मरीज़ को, वो इनहेलर यूज़ करें। एक तरह की ये समझ लें आप कि ये एस्थमा या दमा से पहला एक स्टेप है, वो बीमारी है, इसे एलर्जी आप कह सकते हैं। तो इसलिए जो है ना इसमें वो इनहेलर हम इस्तेमाल करते हैं, इनहेलर इस्तेमाल करें। और एलर्जी वाले मरीज़ और वो मरीज़ जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनको कोरोना के साथ फ्लू की वैक्सीन भी करानी है। अच्छा, देखिए, अब फ्लू की वैक्सीन भी है, मौजूद है इस साल, तो वो लोग फ्लू की वैक्सीन भी कराएं। अगर फ्लू की हम बात करें तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि जब कोविड आप को डायग्नोस होता है, आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी चीज़ें बाकी रह जाती हैं उसको भी कैसे हमें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। हम फ्लू की बात कर रहे हैं, उसकी वैक्सीन की बात कर रहे हैं। खांसी की अगर हम स्पेसिफिकली बात की जाए तो हम इस मर्ज को बड़ा लाइट लेते हैं। अब आपने कहा कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि दमा और इस तरह की बीमारियां जो कि खांसी से रिलेटेड होती हैं वो कब इतनी आगे और एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है कि वो आपके सांस तक का मसला बन जाता है। कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं, अलार्मिंग पॉइंट्स हैं जहां पर आपको फौरी तौर पर समझ जाना चाहिए कि कहीं आगे जाके ज़रा एक्सट्रीम तो नहीं होगी? देखिए, सुबह उठ के छींके आना, और अगर आप बहुत ज़ोर से कहका लगाएं और कहका लगाने के बाद अगर आपको सांस में एकदम सीटियाँ बजनी शुरू हो जाएं, तो ये अलामात होती हैं कि शायद आप जो है ना वो एस्थमा की तरफ मूव कर रहे हैं, ये एस्थमा होने वाला है आपको। अब इस पे भी सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि हमारा जो एस्थमा पाकिस्तान में हो रहा है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा है इसमें फ़र्क है। वहाँ पर तो पोलन ग्रेन्स हैं, वहाँ पर तो फूल लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हरियाली है, तो उनसे लोगों को एलर्जी होती है। लेकिन जो हमारे इलाका माशाल्लाह जो हालात हो गए हैं, यहाँ तो ना फूल का नामो निशान रह गया है, ना तितलियाँ रह गई हैं, ना जुगनू रह गए हैं, यहाँ तो रहा ही कुछ नहीं सिवाय धुएँ के और एयर पोल्यूशन के। तो हमारे यहाँ जो इस टाइम बेसिकली जो एस्थमा डेवलप हो रहा है वो हो रहा है इस एयर पोल्यूशन या स्मोक की वजह से। सांस की नालियाँ हमारी मुतासिर होती हैं और उससे हमारी सांस की नालियों की हसासियत, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसे मेडिकल टर्म में ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी कहते हैं। तो अगर आपको मुस्तकिल खांसी आ रही है, एक हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, सुबह उठ के खांसी ज़्यादा आती है और आप साथ अक्सर छींके भी आती हैं आपको सुबह उठ के, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके अंदर ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी या सांस की नालियों की हसासियत डेवलप हो रही है। वहाँ पर हमने कुछ काम इज्तिमाई तौर पे करने हैं, कुछ इनफरादी तौर पे करने हैं। इनफरादी तौर पे ये करना है कि हमने कोल्ड ड्रिंक और जूसेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, उससे हमने एहतियात करनी है। और इज्तिमाई तौर पे हमने करना है कि ये जो एयर पोल्यूशन है इसके अंदर हर फर्द ने अपना हिस्सा डालना है। प्लास्टिक शॉपर का इस्तेमाल बंद करें, कूड़े को आग मत लगाएं, आपकी गाड़ियाँ जो हैं उनका ध्यान रखें, गाड़ियों में से धुआं नहीं निकलना चाहिए। तो ये सब मजमूई तौर पर जब मिल के जब हालात बेहतर होंगे तो हम बेहतर होंगे, वरना जाना वो बेहतरी बड़ी मुश्किल है। अच्छा, देखिए, हम जब ईसाई सूरत हाल की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ को कतई तौर पर नहीं भूलना चाहिए कि ये बड़ी दुख की बात भी है, ये बड़ी तकलीफ से बात भी है। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि दरख्त ख़त्म हो गए हैं, फूल नज़र नहीं आते, तितलियाँ नज़र नहीं आती, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में खुराक को भी अगर आप परे रख दें, एहतियात को भी अगर आप परे रख दें, तो आपको वैसे रिफ्रेश करने के लिए, ज़िंदगी को इस एंगल से देखने के लिए कि खूबसूरती आपको अंदर से कितना तरोताज़ा रखती है, हम इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। डू यू फील दैट? हम इस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। शायद हम इस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं। कोई भी अगर माहिर ग़िज़ायत हो वो इस चीज़ को सजेस्ट ज़रूर करता है तूबा कि आप अगर इस सूरत हाल को देखें तो आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई आपकी ज़िंदगी में कि आपको वाकई चीज़ें नज़र नहीं आती। कोई भी माहिर ग़िज़ायत है वो सजेस्ट ज़रूर करता है कि आप बच्चे खुराक ले रहे हैं तो अच्छा माहौल भी होना चाहिए आपके पास, वर्कआउट होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, डेली रूटीन में किस तरह से ज़िंदगी का पार्ट बनाना चाहिए, इन चीज़ों को कितना ज़रूरी है ये तूबा?
अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनिशियली अगर आप अभी बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना गुजार रहे हैं तो मैं ये कहूँ कि आप अगले दिन से आप 1 घंटा वॉक हो नहीं सकता ऐसा। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप के अंदर बेबी स्टेप्स लें। आप पहले 15 मिनट्स वॉक करें, लेकिन आप स्टार्ट ज़रूर करें, ठीक है ना। वो स्टार्ट आप जो करेंगे वो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, नेगेटिव कुछ नहीं करेगा। तो आप 15 मिनट से, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि नहीं हो पाती, तो 15 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन 30 to 45 मिनट्स 5 डेज अ वीक रिकमेंडेड है कि आपने लाजमी करनी है। सैटरडे संडे आप ऑफ लें, लेकिन आप 5 डेज अ वीक जो है, और बेस्ट टाइम ये है कि आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, फ्रेश एयर लें, इनहेल एक्सेल करें बाहर जाके, और आप देखिएगा कि आपके मेंटली भी आप इतने ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं और बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं आप सारा दिन। आपको पता होता है कि आपने नेक्स्ट डे भी ऐसी अपनी रूटीन एक अच्छी रखनी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो इवनिंग के अंदर या फिर रात को खाने से पहले टाइम निकालें, लेकिन ज़रूरी है कि रात का खाना आपने लेट नहीं खाना। मतलब पूरा दिन में आपने अपने लिए अगर 5 से 7 मिनट या चले 10 मिनट निकालने हैं तो ये इतना बड़ा कौन सा तगदो या मुश्किल वाला काम है। लेकिन नहीं, हम अपनी सेहत का ख्याल तब रखते हैं जब हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब किस तरह से कंक्लूड करेंगे, देखने वालों को किस तरह से हम इस चीज़ पे कन्विंस कर सके, डॉक्टर साहब मैं ये तूबा मिल के कि फॉर गॉड सेक सेहत है, जान है तो जहान है, इसका ख्याल रखिए, बाकी सारे काम होते रहेंगे। देखिए, ये हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, वरना हमारी आबादी, बेहंगम आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ये जो है ना, वो जो है ना, इस तरह हालात मुस्तकबिल में आ रहे हैं कि नामुमकिनात की तरफ बात जा रही है। तो इससे बचने के लिए, अपने आने वाली नस्ल को एक अच्छा माहौल फराहम करने के लिए और अपनी ज़िंदगी खुशहाल और सेहतमंद गुजारने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, अपने मामूलात बदलने होंगे। ये जो हम कूड़ा उठा के गली में फेंक देते हैं और फिर उससे सीवरेज बंद हो जाता है और फिर वो सीवरेज बंद होने से पानी खड़ा हो जाता है और फिर हम कहते हैं मच्छर पैदा हो गए, तो वो उससे बीमारी तो फैलनी है। आप थोड़ी सी जो है ना, अगर आप इस तरह के जो ऐसी लोकेलिटी में चले जाएं कि जहाँ पर ज़रा वो कंजेस्टेड आबादी है, तो आप वहाँ पर जाके देखें कि कूड़े के ढेर लगे होते हैं। हत्ता कि हालत ये है कि जहाँ पर कूड़े का ड्रम रखा हुआ डालने के लिए, लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते, उससे बाहर कूड़ा डालते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे जो फ्रूट बेचने वाले हैं और जो सब्जी लगाने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि वो सारा अपना जो गंद होता है, कूड़ा होता है, ये कच्चा जेल रोड है कोट लखपत के पास, वहाँ पर उस रोड पे लगाते हैं। तो क्या करते हैं, अपना सारा जो है ना, छोटा नाला बह रहा है, वो सारा अपना गंद उठा के नाले के अंदर डाल देते हैं। एट दी एंड क्या होता है, नाला बंद हो जाता है, बारिश आती है, पानी खड़ा होता है, पानी खड़ा होकर फिर डेंगू नहीं फैलेगा तो और क्या होगा। अब अगर वो सड़क पे कूड़ा फेंक दें तो शायद उठाना आसान हो, लेकिन उस नाले में से कूड़ा निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है। और फिर इसके बाद सबसे अहम काम जो हम करते हैं वो है ब्लेम गेम। हम बड़े आराम से कह देते हैं कि LWMC से ही काम नहीं कर रहा, वासा से ही काम नहीं कर रहा, लेस्को का इदारा अच्छा बेहतर नहीं है। हमें बड़ा मजा आता है बताने का कि आपको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन ये आईना जो आप दूसरों को दिखाते हैं, कभी इसको अपने चेहरे के सामने लेके आए तो आपको अंदाजा हो कि आप क्या करते हैं। ये भी बड़ी जरूरी बात है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम और प्रोडक्टिव गुफ्तगू रही हमारी। अल्टीमेटली आपने क्या करना है, आज के दिन में ज्यादा कुछ ना करें, सिर्फ एग्जामिन करें कि आपकी जात के अंदर कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको आप बेहतर करेंगे तो अल्टीमेटली किसी को कोई फायदा नहीं होगा, आपकी ही सेहत बेहतर होगी। तो अपना ख्याल खुद रखेंगे तो ही माहौल बेहतर होगा। इसी के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोविड-19 की वजह से, डेंगू की वजह से, अपनी सेहत की वजह से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।